Hello everyone. In last video I discussed about different type of cloning vectors और उसमें हमने cloning vectors के 3 फीचर्स के बारे में बात की कि इसके पास ओराई होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए और क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट को हम डिस्कस कर रहे थे। एक एग्जांपल हमने पढ़ा है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं दे हेल्प इन दे एक्ट एज गुड क्लोनिंग साइट। सो एक तो क्लोनिंग साइट कौन हो सकती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आज की वीडियो जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन मोर टाइप ऑफ क्लोनिंग साइट, दैट इज द जीन विच कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप तब समझ पाएंगे जब आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर आपको पढ़ना है, यहाँ पर एक हम कंपाउंड लेंगे एक्सगाल। एक्सगाल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कलरलेस। इसका अपना कोई कलर नहीं है, नो कलर। नाउ व्हाट इज एक्सगाल? एक्सगाल में गैलेक्टोज शुगर के साथ इंडोल जुड़ा हुआ है। इंडोल इज लिंक्ड विद गैलेक्टोज शुगर। आप एक्सगाल ही याद रख सकते हैं, आपके लेवल पे इतना ही काफी है। सो एक्सगाल इज कलरलेस। Now, this X-gal produce a blue colored product. देखो यहाँ पर X-gal तो है कलरलेस, लेकिन ये एक ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट देगा। कब? जब हम इसको कट करेंगे विद एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि X-gal is converted into blue colored product with enzyme beta galactosidase. Now what is beta galactosidase? This enzyme actually digest lactose. ये एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को। और एक्सगाल लैक्टोज का एनालॉग है। एनालॉग का मतलब हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम है। दिस इज एनालॉग ऑफ लैक्टोज। सो एक्सगाल याद होना चाहिए, एक्सगाल कलरलेस है, लैक्टोज का एनालॉग है और बीटा गैलेक्टोसिडेज के एक्शन के बाद कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। सो यहाँ पर एक चीज और है कि इसीलिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सगाल के लिए कि एक्सगाल इज ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमा मतलब कलर, जेनिक मतलब जनरेट करना, सबस्ट्रेट यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है। तो कैसा मॉलिक्यूल है एक्सगाल? क्रोमोजेनिक। तो ये पॉइंट आपको अगर लर्न हो गया है तो टॉपिक बहुत ही इजी है। और सेम हम यहाँ पर इस जीन की हेल्प से बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन है, उस जीन की हेल्प से हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सी सेल हमारी ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी सेल हमारी रिकॉम्बिनेंट है। बिकॉज दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लें फॉरेन डीएनए की क्लोनिंग के लिए, या हम ले बी-गाल जीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फॉरेन डीएनए को कहाँ इंसर्ट करेंगे? जीन विच कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने प्लाज्मिड लिए हैं यहाँ पर, ये जो प्लाज्मिड है ये पीयूसी सीरीज के वेक्टर हैं। प्लाज्मिड डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पीबीआर है उसको भी हमने कैलिफोर्निया के लिए कहा था, वो भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डेवलप हुए हैं, बट नेम ये अलग टाइप के वेक्टर्स हैं, पीयूसी सीरीज के वेक्टर हैं ये। सो यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर क्या है? एक तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये ब्लू कलर में जो शो किया है दैट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और जो दूसरा है दैट इज जीन विच कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो एक तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, किसके लिए? एम्पीसिलिन के लिए। सो सबसे पहले जो क्लोनिंग वेक्टर हम ले रहे हैं दैट इज पीयूसी, प्लाज्मिड डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या है? जीन विच कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कौन सी एंटीबायोटिक? एम्पीसिलिन। और दूसरा एंटीबायोटिक जीन ना लेकर हम क्या ले रहे हैं? बी-गाल, बीटा गैलेक्टोसिडेज। यानी कि यहाँ पर इस जीन का नाम क्या है? लेक जेड वो जीन है जो कौन सी एंजाइम को कोड करेगा? बीटा
गैलेक्टोसिडेज। ये एक्चुअली लैक ऑपेरॉन जो है टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पर गिवन है, तो उसी से कोरिलेट करके हमने इसको यहाँ पर पिक कर लिया है। कई बार एमसीक्यू में क्या है कि सीधा बी गाल ना आकर क्या जा जाता है, लेक जेड जीन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेक जेड जीन कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो पीयूसी सीरीज के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और दूसरा क्या है, सीक्वेंस विच कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। कल जब हमने PBR 322 पढ़ा तो उसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, जहां पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे। आज के एग्जांपल में फॉरेन डीएनए का इंसर्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में नहीं होगा। कहाँ होगा, इस सीक्वेंस में, लेक जेड जीन के अंदर। बस इतना याद होना चाहिए, आगे प्रोसेस सेम है जैसा हमने कल पढ़ा। सो ये क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये लेक जेड जीन है, दिस इज फॉरेन डीएनए। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए कहाँ करेंगे, लेक जेड जीन में, विद द रिजल्ट एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पर कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा, एंड हम बाद में देखेंगे रिजल्ट्स क्या हैं ये, फिलहाल इसको समझ कर चलते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल, ये अपना आर प्लाज्मिड है, अगर बैक्टीरियल सेल इस प्लाज्मिड को पिक करती है तो ये हमारी हो गई रिकॉम्बिनेंट। ये लेक जेड जीन इंट्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन बी गाल के सीक्वेंस में नहीं हुआ, कहीं और हुआ है। और ये देखो यहाँ पर लेक जेड जीन इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर कोई इंसर्ट नहीं है, यहाँ है लेकिन आउटसाइड लेक जेड जीन है। तो इन दोनों केसेस में सिमिलरिटी क्या है, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब जो हमने आपको याद करने के लिए कहा था कि इस इक्वेशन का ध्यान करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कल्चर प्लेट पर हमने बैक्टीरिया रखे हैं जिसमें हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया। कुछ बैक्टीरिया जो हैं उन्होंने नॉर्मल डीएनए को पिक किया है, कुछ ने आर डीएनए को पिक किया है। अब इन बैक्टीरिया को हम कौन सी मीडियम पर ग्रो करेंगे, एक्स गाल मीडियम पर। साथ में हम डालेंगे आईपीटीजी, इस वर्ड को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थायोगैलेक्टोपाइरेनोसाइड। एक्चुअली इस प्रोडक्ट का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का काम क्या है कि ये बीटा जीन की ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। तो बीटा जीन की ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो है लेक जेड जीन है, लेक जेड जीन की ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने के लिए हम ये केमिकल डालेंगे आईपीटीजी। अदरवाइज आप इतना भी याद रख सकते हो कि हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कौन सा, एक्स गाल। तो जहां बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम सिंथेसाइज होगा वो तो ब्लू कलर देगा, और जहां सिंथेसाइज नहीं होगा वो कोई कलर नहीं देगा। सो अब आप इधर देखिए, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है जिसके पास बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन एक्टिव नहीं है, तो ये कैसी कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट। और जिनके पास ये एंजाइम सिंथेसाइज हुआ है एक्स गाल डालने पर, वो कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू। तो ये देखिए इस कल्चर प्लेट पर आपको बिल्कुल जो है रियल कल्चर प्लेट है जिस पर आपको कॉलोनी बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। जो ब्लू ब्लू कलर की हैं वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है। और जो कलरलेस है, सी दिस वन, दिस जो कलरलेस है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। सो एक बार फिर देखेंगे क्या कहा है हमने। क्लोनिंग साइट दो तरह की हो सकती हैं, वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, सेकंड इज सीक्वेंस विच कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, और उसी को हम कह रहे हैं लेक जेड जीन। दिस इज पीयूसी सीरीज ऑफ वेक्टर जिसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है एम्पीसिलिन और दूसरा ये है लेक जेड जीन। फॉरेन डीएनए की इंसर्शन हम कहाँ करेंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन के अंदर। हमें ऐसे एंजाइम से ट्रीट करना है जिसकी रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ प्रेजेंट हो। तो जब हम फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ट्रीट करेंगे, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कट होगा और ये फॉरेन डीएनए कहाँ लाइगेट हो जाएगा, बी गाल जीन में, बीटा गाल जीन के अंदर, और जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में गाल जीन इनएक्टिव हो जाएगा, लेक जेड जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि जो नॉर्मल प्लाज्मिड होगा उसमें लेक जेड जीन एक्टिव रहेगा। अब ये तो अपना प्रोसेस हो गया फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल ने पिक किया। कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसी होंगी जिसने कोई भी डीएनए पिक नहीं किया है, जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल लें।
अब इस बैक्टीरियल सेल को हम कौन से कल्चर में ग्रो करेंगे, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। ध्यान रहे इस प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो जो जो बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को पिक करेंगी उनमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस रहेगी, और जिसने पिक नहीं किया वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। तो कौन सा किल हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये सारे कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। अब इनमें से हमें कौन सा चाहिए, रिकॉम्बिनेंट चाहिए, जिसमें जो है फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है। अब फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ हम कैसे पता लगाएंगे कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज सिंथेसाइज हुआ या नहीं हुआ। जहां पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ इधर लेक-जेड जीन के अंदर, वहां कोई एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा और एक्स गाल सबस्ट्रेट डालने पर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जिन बैक्टीरियल सेल के पास एक्टिव लेक-जेड जीन है दे विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, और ये एंजाइम एक्स गाल को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में, और ये कॉलोनी कैसी दिखाई देगी, ब्लू कलर। तो यहाँ पर देखो जस्ट कलर के बेस पे ही सीधा हम पता लगा पा रहे हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। कल जो प्रोसेस हमने पढ़ा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की हेल्प से, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो उसमें हमें बैक्टीरिया को अलग अलग मीडियम पे कल्चर करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मीडियम पर ग्रो कर रहे हैं, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर। कोई रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा मास्टर प्लेट पर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज उनके पास एक्टिव लेक-जेड जीन है, जबकि रिकॉम्बिनेंट कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम beta galactosidase. So this process is known as insertional inactivation. Insert inactive. बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन में फॉरेन डीएनए इंसर्ट होने की वजह से, क्या कहा है हमने, बीटा गैलेक्टोसिडेज कोडिंग सीक्वेंस में फॉरेन डीएनए इंसर्ट होने की वजह से जो बी गाल जीन है, लेक-जेड जीन है, वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। सो दिस इज insertional inactivation, and with this we are able to know which one is recombinant and which one is not recombinant. I hope topic is clear. Here we will discuss one very interesting example. एक ऐसा बैक्टीरिया जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए डालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है, अपने आप अपने प्लाज्मिड का कुछ पार्ट होस्ट डीएनए में इंट्रोड्यूस कर देता है। हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहा, इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, अपने प्लाज्मिड का छोटा सा पार्ट खुद कट करेगा और बैक्टीरिया जो होस्ट सेल के डीएनए में उसको इंटीग्रेट करेगा। क्योंकि ये सारे काम खुद कर रहा है, क्योंकि कोई हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि हमें क्लोनिंग वेक्टर लेना है, ये ऑटोमेटिकली इट इज डूइंग, नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए कह रहे हैं हम इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। सो अब तो देखो यहाँ पर नेचुरल एबिलिटी हमें पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे कि इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम यूज करने वाले हैं टू यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर। सो अब हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का। सो आइए पढ़ते हैं। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ट्यूमी मतलब ट्यूमर, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, गांठें, जैसे ये देखो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। सॉयल बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ट्यूमर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और डाइकोट प्लांट को अफेक्ट करेगा। सब पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। क्राउन गाल डिजीज कॉज करता है, गाल का मतलब होता है ट्यूमर। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस सॉयल में मिलेगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, डाइकोट प्लांट को अटैक करेगा, क्राउन गाल डिजीज कॉज करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन कॉज करता है। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम कहेंगे टाई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ऑफ दिस बैक्टीरिया इज नोन एज
टाई प्लाज्मिड, T फॉर ट्यूमर, I फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें ट्यूमर को इंड्यूस करने के जीन हैं। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये अभी हमने डिस्कस किया, डायग्राम की हेल्प से फिर बताएंगे। इधर देखिए, ये टाई प्लाज्मिड है, दिस इज ये जो फर्स्ट डायग्राम है दिस इज ऑफ बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये टाई प्लाज्मिड है। इस टाई प्लाज्मिड में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको ये कट करके होस्ट में डालेगा, दैट इज टीडीएनए। सो व्हाट इज टीडीएनए? पार्ट ऑफ टाई प्लाज्मिड which is incorporated into host DNA. Actually इस tDNA में है क्या? This tDNA is having genes which stimulate formation of tumor. tDNA प्लाज्मिड का वो पार्ट, टाई प्लाज्मिड का वो पार्ट जो प्लाज्मिड से कट होकर कहाँ जाएगा? होस्ट सेल के डीएनए में इंटीग्रेट होगा। और इस टीडीएनए में कौन से जीन हैं? ये जीन होस्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगे टू डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड, और फाइनली क्या बन जाएगा? ट्यूमर। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई दिस ट्यूमर इज फॉर्म्ड? ट्यूमर किस लिए सिंथेसाइज हुआ है? बिकॉज बैक्टीरिया इन सेल्स को डायरेक्ट करेगा कि तुम मेरे लिए वो सारे केमिकल्स बनाओ जो मेरी ग्रोथ के लिए चाहिए। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर एक बैक्टीरिया सेल में एंटर करता है, अपना डीएनए इंटीग्रेट करेगा और उससे बहुत सारी सेल बनने लगती है और वो सारी सेल मिलकर इस बैक्टीरिया के लिए केमिकल सिक्रीट कर रही हैं। मजे की बात है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है दैट इज एबल टू ग्रो within the cells of plant and is causing disease. So बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को कहेंगे टाई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का वो पार्ट जो बैक्टीरिया होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट करेगा उसे हम कहेंगे टीडीएनए। दिस टीडीएनए इज हैविंग जीन। देखो अब यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है। हमने क्या किया कि हमने इसको कट किया, कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करे। मान लीजिए अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होती तो हम क्या करते? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का यूज करते, टीडीएनए को कट करते, फिर हमें लाइगेज की जरूरत है इसको इसके साथ जोड़ने के लिए। तो सेम एंजाइम यहाँ पर भी है, यहाँ कटिंग एंजाइम होंगे और जब ये यहाँ जाएगा तो इसके साथ मशीनरीज आएगी सब, जो इस होस्ट के डीएनए को भी कट करेगी और फिर ये इंटीग्रेट होकर फिर वापस जुड़ेगा। All this machinery is present in this bacteria. So this is one of the beauty of genetics कि such type of example is there. बैक्टीरिया खुद अपने प्लाज्मिड के टीडीएनए को होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है। That's why it is known as natural genetic engineer. अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? Because now अब हम जान गए हैं कि इस बैक्टीरिया में ये स्पेशल कैपेबिलिटी है, तो हमने कोशिश करी कि इस टाई प्लाज्मिड को इस तरीके से मॉडिफाई करा जाए कि अब ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। और इस टीडीएनए में जो ट्यूमर फॉर्मिंग जीन है, कटिंग और इंटीग्रेटिंग एंजाइम वाले तो रहेंगे, लेकिन जो ट्यूमर फॉर्मिंग जीन है उनकी जगह हम क्या लगा देंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो जीन हमें ट्रांसफर करना है। सो टाई प्लाज्मिड को जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर रहे हैं, इस तरीके से हम इनको मॉडिफाई कर रहे हैं। दे आर नो मोर हार्मफुल। अब ये कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी इनमें एबिलिटी है कि टीडीएनए को किस में इनकॉर्पोरेट कर सकता है? होस्ट डीएनए में। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो टीडीएनए है उसमें ट्यूमर कॉजिंग जीन ना होकर क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज और समझने की यहाँ पर कि यहाँ जब हमने प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया तो हम ये चाह रहे हैं कि ये प्लाज्मिड का जो डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो किस में जाकर इंट्रोड्यूस हो जाए? होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। जबकि बैक्टीरिया में तो ऐसी कोई जरूरत हमने नहीं समझी कि न्यूक्लियोड में जाना चाहिए। रीजन इज बैक्टीरिया नेचुरली हैव प्लाज्मिड, और अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का इंसर्शन होगा सो वो प्लाज्मिड अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, दैट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन अगर प्लाज्मिड को हम प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्लाज्मिड अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे।
अब यहाँ से आपको जो है एक पॉइंट क्लियर मिलेगा कि वाई, अगर हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्लाज्मिड आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, अगर प्लाज्मिड सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकते हैं तो प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करने के बाद वो वहां पर रहने चाहिए, रेप्लिकेट करने चाहिए, मेंटेन रहने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। Plasmids are found only and only in prokaryotes. Reason being, no doubt उनके पास ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए डीएनए रेप्लिकेशन में 3 प्रोसेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के लिए अभी भी उन्हें बैक्टीरियल जीनोम की जरूरत है, न्यूक्लियोड की जरूरत है। तो मेंटेनेंस जो है प्लाज्मिड का वो किसके ऊपर डिपेंड है? न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोकैरियोट्स में करनी है तो हम क्या करेंगे? हम प्लाज्मिड को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसर्ट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें यूकैरियोट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो वहां पर हमारा एम क्या होगा कि जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे? वो न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट होना चाहिए, तभी वो सेल के अंदर क्या रह पाएगा? मेंटेन रह पाएगा और नया करेक्टर सेल में इंट्रोड्यूस होगा। एलियन डीएनए को हम अकेला नहीं डाल सकते बिकॉज उसके पास ओराई नहीं है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स भी हैं, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये क्रोमोसोमल डीएनए का, न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट होना चाहिए। अगर प्रोकैरियोट्स में हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हमारा जो मेन पर्पज रहेगा टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड एंड दैट प्लाज्मिड इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इटसेल्फ। लेकिन अगर हम प्लांट में बात करें तो जो प्लाज्मिड है वो, उसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना डीएनए जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है वो ऑटोमेटिकली लेकर कहाँ जाकर इंसर्ट कर दे? होस्ट सेल के डीएनए में। दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ट्यूमी से याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ट्यूमर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड का कुछ पार्ट, जिसको हम टीडीएनए कहेंगे, खुद कट करेगा और होस्ट के डीएनए में इंसर्ट कर देगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा, जिसकी वजह से जो होस्ट सेल है दैट एक्वायर एबिलिटी टू डिवाइड, बार बार डिवाइड होती रहेगी। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। और ऐसा किस लिए हो रहा है? बिकॉज अब ये जो जीन्स हैं दे विल डायरेक्ट these cells to synthesize certain chemicals which are required for growth of the bacteria. Such an interesting example it is. Nowadays these जो टाई प्लाज्मिड्स हैं इनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। अभी इनमें ट्यूमर कॉज करने वाले जीन नहीं हैं, ट्यूमर फॉर्मिंग जीन को रिप्लेस हम कर रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट से, बट अभी भी इनमें एबिलिटी है कि ये अपना जीनोम, अपना जो डीएनए है प्लाज्मिड का पार्ट किसमें इंसर्ट कर सकते हैं? होस्ट डीएनए में। दे आर एक्टिंग एज वंडरफुल क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के बारे में यूज करें कि प्लांट्स में क्लोनिंग वेक्टर कौन है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट। इसी तरह इस बैक्टीरिया की एक और जो है स्पीशीज है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। राइजोजीन्स हेयरी रूट फॉर्मेशन करता है, रूट्स में हेयर फॉर्मेशन करता है। इसके प्लाज्मिड को हम कहेंगे राई प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और इसको भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में भी देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, टाई प्लाज्मिड। इसमें ये टीडीएनए है, टीडीएनए से हमने ट्यूमर फॉर्मिंग को जीन को निकाल कर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाल दिए हैं। और अब जब ये बैक्टीरिया इस प्लांट सेल पे अटैक करेगा तो अपना जो टीडीएनए है वो किस में इंसर्ट कर देगा? प्लांट सेल में। एंड नाउ दिस प्लांट सेल इज जेनेटिकली मॉडिफाइड और टिश्यू कल्चर की हेल्प से अब हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं? नए प्लांट्स। थैंक्स टू प्रॉपर्टी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम जैसे प्लांट्स में क्लोनिंग वेक्टर है, उसी तरह एनिमल्स में क्लोनिंग वेक्टर हैं
डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, जैसे रिट्रोवायरस है, एडिनोवायरस है, लेंटिवायरस है, दे आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल। नाउ क्लोनिंग वेक्टर का रोल पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिट्रोवायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। रिट्रोवायरस आर एक्चुअली आरएनए वायरस। इन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। एंड ये जो आरएनए है दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे अगर हम बात करें टीएमवी वायरस, टीएमवी इज टोमेटो मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस भी होता है। टीएमवी इज टोबैको मोजाइक वायरस, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। खास बात क्या है कि ये आरएनए खुद रेप्लिकेट करके अपने कॉपीज सिंथेसाइज कर सकता है। लेकिन अगर हम रिट्रोवायरस की बात करें तो रिट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, लेकिन आरएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज सिंथेसाइज नहीं कर सकता। और बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे आरएनए की कॉपीज चाहिए। सो होगा क्या यहाँ पर, ये जो आरएनए है फर्स्ट इट विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर आरएनए इज यूज्ड टू सिंथेसाइज डीएनए, इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो रिट्रोवायरसेस हैं दे आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और इनके पास जो आरएनए है उसकी भी 2 कॉपीज होती हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एचआईवी का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, हम यहाँ कॉमन पढ़ रहे हैं। जो रिट्रोवायरस है दे आर हैविंग आरएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये जो आरएनए है दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट इट विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म डीएनए, और इसके लिए इनके पास खुद का एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो होगा क्या, ये वायरस है, जैसे वायरस सेल में एंट्री करेगा जो आरएनए है दैट विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ क्या बनेगा? डीएनए। अब यहाँ देखें थोड़ा सा, ये आरएनए है, आरएनए से इंफॉर्मेशन लेकर क्या बन रहा है? डीएनए। और जो ये देखिए ये बन रहा है दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि इनके पास एंजाइम होता है आरएनएज, जो इस आरएनए को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? ये जो आरएनए है दैट इज डिग्रेडेड, और उसके बाद क्या होगा? इट विल सिंथेसाइज वन मोर कॉपी ऑफ, अपने दोनों ही डिलीट हो गए, ये देखो, यस। सबसे पहले आरएनए से क्या बना? डीएनए। ये आरएनए है, दिस आरएनए विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म डीएनए। ये देखो आरएनए से इंफॉर्मेशन लेकर क्या सिंथेसाइज हुआ? डीएनए। अब क्या होगा? जो आरएनए है दैट इज डाइजेस्टेड, और उसकी वजह से जो डीएनए है वो अपनी कॉपी सिंथेसाइज करेगा, और कैसा बन गया है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर से देखते हैं, रिट्रोवायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। इन्फेक्शन के दौरान प्रोटीन कॉड बाहर रहेगा, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में एंट्री लेगा। एंट्री लेने के बाद जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए दैट विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। वायरस का जो आरएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, और कैसा हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे देखो हमने फिर cDNA वर्ड यूज किया है, वायरल cDNA है ये, बिकॉज ये जो डीएनए है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? वायरस के आरएनए के, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? cDNA। जैसे हमने cDNA लाइब्रेरी में भी यूज किया था, कॉम्प्लीमेंट्री, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये जो वायरल डीएनए है दैट इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो हमने टाई प्लाज्मिड में पढ़ा। ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, और वायरल का जो जीनोम है वो न्यूक्लियर डीएनए में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट। और यहाँ देखो जो होस्ट सेल है वो जेनेटिकली क्या हो गई है? मॉडिफाई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अब ये डायरेक्ट करेगा सेल को टू सिंथेसाइज मोर एंड मोर आरएनए, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, पैकेजिंग होगी और नए वायरस पार्टिकल बन गए हैं। तो ये तो नॉर्मल साइकिल है जहाँ पर रिट्रोवायरस अपने आप को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो बेसिकली हमने ये आपको किस लिए समझाया है? ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये रेप्लिकेट करता है।
सो रिट्रोवायरसेस आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए। जैसे ही होस्ट में आरएनए एंटर करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, और अब वो डीएनए होस्ट डीएनए के अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जिससे होस्ट का जो जीनोम है वो क्या हो गया है, मॉडिफाई। अब हमें इनकी प्रॉपर्टी पता चल गई है कि ये होस्ट सेल के जीनोम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम के टाइप्लाज्मिड की तरह ही हमने इनको क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, और इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया है कि अब ये फर्दर नए वायरस पार्टिकल नहीं बना सकते, दे आर नो मोर हार्मफुल। लेकिन अभी भी इनमें वो खास प्रॉपर्टी है, कौन सी, सेल के अंदर जाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए बनेगा, और वो डीएनए होस्ट जीनोम में जाकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ध्यान रहे, अब हम उस वायरल आरएनए के साथ कौन से जीन इनकॉर्पोरेट करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑन इन्फेक्शन जीन ऑफ इंटरेस्ट को वायरल जो है आरएनए अपने साथ कहाँ ले जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए में, और होस्ट का जीनोम क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। रिट्रोवायरसेस आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स, और यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करने के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल, और जीएमओ ऐसे एनिमल जिनमें फॉरेन जीन है। सो यहाँ देखिए, ये डोनर फीमेल है, फीमेल की बॉडी से एम्ब्रियो को एक्सट्रैक्ट किया गया है, 8 सेल एम्ब्रियो इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और अब रिट्रोवायरस की हेल्प से इन सब सेल्स में हम किसका इन्फेक्शन कराएंगे, रिट्रोवायरस का। ये रिट्रोवायरस में ट्रांसजीन है, जब इन सेल्स पे वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये जो जीन है, ये जो फॉरेन डीएनए है, वो इन सेल्स के डीएनए में जाकर क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट, एंड नाउ दिस एम्ब्रियो इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ now this embryo is used for development of the individual, और जो इंडिविजुअल होंगे उन सब में वो नोवल जीन होगा जो हमने रिट्रोवायरस की हेल्प से इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं जीन थेरेपी। अगर मान लीजिए यहाँ तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट करने के लिए। एक और यूज भी इनका हो सकता है जीन थेरेपी में। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज है और उसकी जो प्रोजेनी है उसको भी वो डिजीज होने के चांसेस हैं, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रिट्रोवायरस की हेल्प से हेल्दी जीन कैन बी ट्रांसफर्ड, और जो पर्सन का जो जीनोम है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो जेनेटिक डिजीज उनकी प्रोजेनी में नहीं जाएगी। तो उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। जितनी भी जेनेटिक डिजीजेज है उनका हमारे पास अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है हमारे पास रिट्रोवायरसेस का, कि इनको हम यूज करके क्रिएट कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डिजीज फ्री ऑर्गेनिज्म। सो बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन वेक्टर क्या रहेगा, PBr322। अगर इकोलाई की बात करें, क्लोनिंग वेक्टर क्या रहेगा, प्लाज्मिड। प्लांट्स के अंदर हम देखें तो क्लोनिंग वेक्टर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। बैक्टीरिया जो है उसको हम यूज करेंगे टू इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट, और एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग वेक्टर क्या रहेगा, रिट्रोवायरस। दोनों ही के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे रिट्रोवायरस हो, दोनों में सेम एबिलिटी है कि वो अपने जीनोम के पार्ट को या पूरा जीनोम ही किस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, होस्ट सेल में। सो दे आर यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात करें आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेसिकली 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जो दूसरा प्रोसेस होगा दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। अब तक के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा जीन हमें कौन सी सेल में ट्रांसफर करना है। सो फर्स्ट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट।
अब हम उसके बाद हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। जैसे इकोलाई में PBR322, प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हम यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, उसका टाइप्लाज्मिड वहाँ पर हेल्प करेगा। और एनिमल्स के अंदर करनी है तो रिट्रोवायरसेस क्लोनिंग वेक्टर का काम करेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज के साथ मिलकर हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, rDNA। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तरीका अभी हम पढ़ा चुके हैं, सबसे लास्ट जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड मीन्स जिसके हमने आर्म कट कर दिया, आर्म कट कर दिया मतलब अब वो कमजोर हो गया है, वो पैथोजन डिजीज कोज नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमारे लास्ट 2 स्लाइड्स के एग्जाम्पल आएंगे। रिट्रोवायरस इन एनिमल इज एक्टिंग एज क्लोनिंग वेक्टर, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेकर जाएगा, होस्ट सेल में। इसी तरह प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टाइप्लाज्मिड जो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया है। एग्रोबैक्टीरियम और रिट्रोवायरस अब डिजीज कोज नहीं कर सकते जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बट वो वेक्टर का काम बराबर करेंगे। सो दिस इज डिसआर्म्ड पैथोजन। उसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से कुछ हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज केमिकल मेथड, सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट इज गिवन, सम टेम्परेचर वेरिएशन इज देयर, जो हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रो इंजेक्शन, जैसा कि नाम है, वेरी स्मॉल साइज का इंजेक्शन है जो डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेकर जाएगा, सेल के अंदर। इलेक्ट्रोपोरेशन, एज द नेम इंडिकेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोर क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से पोर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो पिक करेंगे डीएनए को। जीन गन, ये भी देखो, गन जिससे बुलेट फायर होती है, इसी तरह इन जीन गन से क्या फायर होंगे, जीन, और वो जीन सीधा कहाँ चले जाएंगे, सेल्स में। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट में। केमिकल मेथड में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट कराया जाता है कि वो फॉरेन डीएनए को एफिशिएंटली पिक करे। हाउ बैक्टीरियल डीएनए इज मेड कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब एबिलिटी उसमें आ जाती है कि वो rDNA को पिक करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे यहाँ पर लिया है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या होगा कि जो कैल्शियम क्लोराइड है दिस विल क्रिएट ट्रांजिएंट पोर इन द सेल वॉल, और सेल वॉल में टेम्परेरी पोर डेवलप होने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल सेल की एबिलिटी टू पिक अप डीएनए ज़्यादा होगी। अब द क्वेश्चन अराइज कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डीएनए एंटर क्यों नहीं कर सकता। आंसर इज डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड जो बायलेयर है, वो लिपिड बायलेयर इज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक हैं दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो इसलिए हमें केमिकल मेथड यूज करने की ज़रूरत है, थोड़ा हेल्प करने की ज़रूरत है सेल को, सेल की परमिएबिलिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो सेल के अंदर डीएनए की एंट्री हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेल्स हैं दे आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हम उनको इनक्यूबेट करेंगे आइस पर। आइस पर इंक्यूबेट करने का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो अपनी एक नॉर्मल स्टेट में प्रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद बहुत थोड़े टाइम के लिए हम उनको हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे। 42 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रखेंगे फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जल्दी से फिर वापस हम उनको कहाँ रख देंगे, आइस पर। वाई? हीट शॉक ट्रीटमेंट देने से क्या होगा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, हाई टेम्परेचर होने पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो 42 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपोजर का बेनिफिट क्या रहेगा कि सेल वॉल के अंदर तो ट्रांजिएंट पोर कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हो गए हैं,
और 42 डिग्री सेल्सियस पर करते ही सेल मेम्ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ते ही सेल का टेम्परेचर बढ़ते ही सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और डीएनए के एंटर करने के चांस यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा। बहुत थोड़े टाइम के लिए क्यों रखना है, क्योंकि अगर हमने बहुत लंबे टाइम तक रखा तो डीएनए जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो उसके जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे और सेल नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हीट शॉक ट्रीटमेंट है दैट शुड बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वापस फिर हम उसको आइस में रख देंगे ताकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो एज सच क्या रहे, मेंटेन। उसके बाद हम इन बैक्टीरिया को जो है कल्चर कर सकते हैं। हेयर वी विल बी हैविंग, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। कौन सा, ये पता लगाना कि उसमें रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। जो हमने कल पढ़ा कि अगर हम एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन सा जीन इनएक्टिव हुआ नहीं हुआ। और दूसरा आज हमने पढ़ा कि बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन भी हम ले सकते हैं एज ए क्लोनिंग साइट, तो कलर के बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। So that's all about the process by which cell is able to pick recombinant DNA or cell is able to pick foreign gene or gene of interest and cell is genetically engineered. टू प्रोसेसेस हमने यहाँ पर मेंशन करे हैं। सबसे पहला है माइक्रो इंजेक्शन। दिस इज माइक्रो इंजेक्शन, सी दिस इज होल्डिंग पिपेट सेल है, ये माइक्रोस्कोपिक सेल है। दिस इज माइक्रो इंजेक्शन, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना नहीं है क्योंकि जो सेल है दैट इज माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से सीधा जो फॉरेन डीएनए है दैट इज इंसर्टेड विद इन द जीन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एनिमल सेल्स, नॉट फॉर प्लांट, बिकॉज जो प्लांट सेल्स हैं दे आर कवर्ड बाय रिजिड सेल वॉल, तो जो इंजेक्शन है उसको पायस करने में प्रॉब्लम होगी। सो माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, क्लोनिंग इन एनिमल्स। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या है कि सेल्स आर सब्जेक्टेड टू पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जिसकी वजह से पोर्स आर क्रिएटेड, जो वोल्टेज है दैट विल इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ पोर इन द मेम्ब्रेन, और पोर डेवलप होने की वजह से डीएनए को पिक करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सो दिस इज इलेक्ट्रोपोरेशन। माइक्रो इंजेक्शन प्लांट्स में यूज नहीं होता है, एनिमल्स में यूज होगा, और प्लांट्स में जो मेथड है उसको हम कहेंगे जीन गन मेथड। एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि माइक्रो इंजेक्शन में किसी वेक्टर का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्टली फॉरेन जीन को हमने कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है, होस्ट सेल में, तो ये वेक्टरलेस मेथड है जीन ट्रांसफर का। इसी तरह जीन गन में भी देयर इज नो यूज ऑफ वेक्टर, अगेन दे आर वेक्टरलेस। पहले जो दो मेथड पढ़े हमने डिसआर्म्ड पैथोजन, तो डिसआर्म्ड पैथोजन में हम क्या यूज कर रहे हैं, वेक्टर। रिट्रोवायरस, टाई प्लाज्मिड, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेकर जाएंगे, होस्ट सेल में, तो वेक्टर का यूज है यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें जीन गन में, तो जीन गन में क्या है, जीन डायरेक्टली सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीन गन। माइक्रो इंजेक्शन में भी इंजेक्शन की हेल्प से एंटर कर रहे हैं। सो बोथ दीज आर वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। अब जीन गन में होता क्या है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने कोट कर दिया है गोल्ड और टंगस्टन के साथ। माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन हमने क्यों लिया है गोल्ड और टंगस्टन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव गैसेज हैं, सॉरी मेटल्स हैं, और क्या होगा कि नॉन रिएक्टिव हैं, तो एज सच बॉडी को कोई डैमेज नहीं कर सकती हैं। सो डीएनए कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन वेरी हाई वेलोसिटी के साथ हम उसको प्लांट सेल्स पे बम्बार्ड करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हर सेल में इंसर्ट हो, यहाँ पर भी जो चांस हैं डीएनए एंटर करने के, इनकॉर्पोरेट करने के, वो क्या होंगे, कम होंगे। तो जो क्रोमोसोम है वो फॉरेन जीन के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, और उसके बाद इन सेल्स को हम टिश्यू कल्चर में यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, और फिर हम देखेंगे कि जो ट्रेट हम चाहते थे वो आया या नहीं आया। सो जीन गन मेथड इज ऑल्सो नोन एज बायोलिस्टिक मेथड, जहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है दे आर कोटेड विद माइक्रो
microparticles of gold or tungsten, and these microparticles of gold or tungsten are bombarded on plant cell with very high velocity. ध्यान रहे gene gun method is not used for animal cell because animal cell are very weak, they are not covered by rigid cell wall. This method is used for plant. So vectorless method for gene transfer in plant is gene gun. Vectorless method for gene transfer in animal is micro injection.